चलो डन। डन। Yes, ma'am. So what is the answer? 3,31,800 refund. 3,31,800 refund. और 3,58,200. एक्चुअली वो जो 40 लाख अमाउंट वो लेना है या नहीं लेना है, तो इन वो शॉर्ट एक बार आंसर इज रॉन्ग। वो तो छोड़ो, आंसर दोनों ही गलत है, ए भी गलत बी भी गलत। तो इट इज सी, नन ऑफ द अबव। और एनीवन रिफंड का और कोई आंसर? हाँ, 2,64,160 गलत। और तुम लोग? रिफंड है मैम 44,25,720। गलत। Anyone else who has just reached to the point of refund? Yes, Lakshmi. 3,51,000, ma'am. No. Kashmir didn't calculate it yet. 265,800. 265 ना। अब तो ABC none of the above हो गया, D ऑप्शन हो गया। Right. सुष्मित स्टार्ट ही नहीं किया कि you are in the middle of something. मैम मेरे को नहीं समझ आया टॉपिक प्रॉपर। So you haven't started yet. यस मैम। चिराग? हम 423,800। गलत, सब गलत। सबसे पहली चीज 44B तो समझ में आया कि व्हाट इज 44B? सुष्मित स्पेसिफिकली टू यू, हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट इज 44B? नहीं मैम मेरे को नहीं आया मैम। आर यू प्रेजेंट इन द क्लास टुडे अकॉर्डिंग टू योर बॉडी लैंग्वेज? यस मैम। आर यू एक्चुअली मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास? यस मैम। चलो, सो वी वर ऑन वेयर। अभी ये टॉपिक कैसा है कि 44B बोलता है कि 172 का एनी हाउ रिकवरी विल हैपन। कुछ भी कर लो, 172 का क्या होगा? रिकवरी मैकेनिज्म विल बी देयर। तो मैम चलो, ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोलता है कि 172 का रिकवरी मैकेनिज्म तो होके रहेगा। अब आइदर यू पे अंडर 172, चाहिए तो 172 में पूरा पेमेंट कर दो, या फिर 172 के साथ 44B तो आएगा ही आएगा। अब अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? रीडिंग की प्रॉपरली इस क्वेश्चन की। क्या लिखा है? NRI, पहला फोकस, इट इज एन इंडिविजुअल। सो इफ आई चूज 44B, मुझे नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलना होगा। इफ आई चूज 44B, मुझे क्या चलना होगा? नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स इट इज नॉट फ्लैट 40%। अगर 172 की रिकवरी की बात करें तो 40% विल बी देयर, वो भी पे करना है। रिकवरी तो दे विल डू एनी हाउ, रिकवरी ले लेंगे, उसके बाद रिफंड और पेबल चेक करते रहेंगे। मैम 44B में बोलता है कि अगेन शिपिंग बिजनेस है एंड ही रिसीव 60 लाख फ्रॉम पुणे। कैन आई से इट इज इंडिया में ही इज रिसीविंग 60 लाख। तो मेरा जो स्पेसिफाइड सम था, स्पेसिफाइड सम में क्या लिखा था? अमाउंट पेड पेबल या फिर अमाउंट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। भले ही इंडिया के बाहर मिला हो, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। तो यहाँ पे क्या बोलता है? इफ भले ही शिपिंग इंडिया के बाहर के पोर्ट की हुई है बट इंडिया में रिसीव हुआ या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया में हुआ, या तो इंडिया में मिल रहा है या फिर शिपिंग इंडिया में हो रही है। दो वर्ड बोलो, या तो पैसा इंडिया में मिल रहा है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है, या फिर शिपिंग इंडिया के अंदर हो रही है। ये दोनों अमाउंट काउंट होता है। तो मैम इज द अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया? तो रिसीव 60 लाख, यस इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो दिस विल बी काउंटेड इन माय स्पेसिफाइड अमाउंट। यस, ये तो मैम मेरा स्पेसिफाइड अमाउंट में काउंट होगा। ऑल्सो रिसीव्ड हैंडलिंग चार्जेस, तो मैम हैंडलिंग चार्जेस तो वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, ये भी आएगा। मैम फर्दर 40 लाख रिसीव्ड इन लंदन फॉर द गुड्स कैरेज फ्रॉम पुणे। अब दिस 40 लाख इज रिसीव्ड इन लंदन फॉर द गुड्स कैरेज इन पुणे। यहाँ पे एक ना एक चीज की गड़बड़ है। क्या है मैम? इतना तो समझ में आया, 60 + 10 करना। इसको क्या करना है मैम? व्हेन आई कैलकुलेट सेक्शन 172 एंड व्हेन आई कैलकुलेट टैक्स एज पर 44B,
जब 44B के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करते तब कुछ नहीं सोचते कि वेदर रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सीधी बात है इंडिया में रिसीव हुआ या फिर इंडिया पे शिपिंग हुआ है, वी विल कलेक्ट ऑल द अमाउंट और वो 44B होता है। बट मैम 172 में आपने कुछ और बताया था कि 172 में चार्ज पता है किस पे लगता है? 172 में चार्ज लगेगा फॉर द अमाउंट दैट हैज बीन कलेक्टेड। किस चीज के लिए? एनी सम, जहां पे क्या है, इंडियन पोर्ट पे क्या हो रहा है, शिपिंग कहाँ होती है? इंडियन पोर्ट पे। तो मैम अगर इंडियन पोर्ट के बाहर शिपिंग हुई है तो दैट अमाउंट विल नॉट बी काउंटेड। अब एक चीज बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट रिमेम्बर्ड दिस पॉइंट 172 के रिस्पेक्ट में? 172 के रिस्पेक्ट में कितने लोगों को ये पॉइंट याद नहीं था कि 172 सिर्फ इंडिया की शिपिंग जो हुई है ना, इंडिया में शिपिंग हुई है, उसी का अमाउंट को रिकवर करता है, बाकी अमाउंट की रिकवरी ये नहीं करता है। नहीं आया मैम। वो वाला पॉइंट भूल गए, और वो पॉइंट ने ही तुम्हारा आंसर गलत किया। वाई? बिकॉज यहाँ बोलता है सेक्शन 172 क्या, कि सिर्फ उसी पॉइंट पे हम रिकवरी करेंगे जो इंडियन पोर्ट पे शिपिंग हुई होगी। तो मैम यहाँ पे पेमेंट कहाँ पे रिसीव हो रहा है, इसको चेक करते हैं। अब पेमेंट हमारे क्वेश्चन में क्या है, अभी मेरे को पता नहीं लेना या नहीं लेना है, बट मैम फर्दर 40 लाख रिसीव्ड इन लंदन, अमाउंट तो रिसीव्ड इन लंदन फॉर द गुड्स कैरेज फ्रॉम पुणे। तो मैम शिपिंग इंडिया में हुआ या नहीं हुआ, इसको काउंट करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं? बोलो। आई विल, बिकॉज शिपिंग कहाँ हुआ है? फ्रॉम इंडिया। इट इज कंसर्न अबाउट वेयर एवर इंडिया में शिपिंग हुआ है 172 रिकवरी लेगा। बट मैम फिर इसके बाद एनआरआई रिसीव्ड 90 लाख इन इंडिया, अमाउंट तो इंडिया में रिसीव हुआ है फॉर द गुड्स दैट इज कैरेज फ्रॉम यूएस टू यूके या यूके टू यूएसए, ये काउंट नहीं होगा इन केस ऑफ 172 क्योंकि ये रिकवरी नहीं लेता है फॉर द कैरेज डन आउटसाइड इंडिया। तो इसका मतलब मैम एक्सपेंसेस क्लेम किए, ठीक है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं, ठीक है। पहले ही मैं अगर आ जाऊं किस चीज पे, मैम इफ नॉर्मल प्रोविजन इज नॉट ऑप्टेड, मतलब 172 की रिकवरी मैकेनिज्म इज देयर। अभी हम 172 की रिकवरी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देखते हैं कि व्हाट वुड बी द टैक्स। तो मैम माय ग्रॉस रिसिप्ट इज 1 करोड़ 10 लाख ओनली। बाय वो 90 लाख का अमाउंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? शिपिंग वाज डन आउटसाइड इंडिया, मेरे को मतलब ही नहीं है शिपिंग डन आउटसाइड इंडिया। 172 की रिकवरी होती है व्हेन शिपिंग इज डन इन इंडिया। अंडरस्टूड? तो मैम सबसे पहले तो 1 करोड़ 10 लाख, कैन आई क्लेम एक्सपेंस? इट ओवरराइड एंटायर एक्ट, कुछ एक्सपेंस क्लेम नहीं होगा। मैम कैन आई क्लेम एनी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस? कुछ भी क्लेम नहीं कर पाओगे बिकॉज ओवरराइड एंटायर एक्ट। ये किसको ओवरराइड करता है? ये ओवरराइड करता है एंटायर एक्ट को। मैम 1 करोड़ 10 लाख 7.5% निकाल लिया इसका। दिस इज माय इनकम, नो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, दिस इज माय टोटल इनकम। 40% पे टैक्स हो गया, ये आई वुड पे। ये ऑलरेडी रिकवर कर लिया, ये क्या कर लिया? ऑलरेडी रिकवरी डन हो गई। अब मैम आफ्टर रिकवरी क्या होगा? आफ्टर रिकवरी अब मैम 1 करोड़ 10 लाख पे ही तो हमारी रिकवरी हुई है, अभी 44B भी तो लगेगा। ये 90 लाख जो बचा हुआ है उस पे, 90 लाख जो बचा है, 172 की रिकवरी किसमें हो गई? इन इंडिया वॉट एवर शिपिंग वॉज डन, उसने 172 के अकॉर्डिंग रिकवरी ले ली। बट वॉट एवर इज लेफ्ट 90 लाख, उसको नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो मैम नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग 90 लाख, एक्सपेंस यहाँ भी क्लेम नहीं होगा। बट मैम नॉर्मल प्रोविजन 44B का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अलाउ करता है। तो मैम अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन 172 की रिकवरी कर रहे हो, बाकी का 44B में वी आर पेइंग, तो इतना टैक्स होता है हमारा नॉर्मल के हिसाब से, ये पे होता है। माय सेकंड ऑप्शन पूरा की पूरा नॉर्मल प्रोविजन पे जाओ। अभी सोचो भी मत कि 172 लगा के रिकवरी कितनी हुई है, पूरा नॉर्मल पे देखो मैम। पूरा नॉर्मल तो मैं 2 करोड़ हो गया। क्यों? सब कुछ टोटल, एवरीथिंग टोटल, ये टोटल किया। एक्सपेंस तो यहाँ भी मैम अलाउ नहीं होंगे। अगेन 7.5% किया मैम। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अलाउड इन नॉर्मल प्रोविजन दैट इज 44B। दिस इज माय टोटल इनकम, ये रहा मेरा टैक्स। अब मैम इसके अकॉर्डिंग टैक्स इतना आ रहा है,
बट जब हम 172 के अकॉर्डिंग पे करके आए, हम 40% प्लस 44B का भी पे करके आए, तो हम क्या बोलेंगे भाई, रिफंड है। समझ में आया? अब मैं इसको एक छोटा सा क्रक्स बोलना चाहती हूँ कि 172 जबरदस्ती, हिंदी में बोल रही हूँ, 172 जबरदस्ती 40% कलेक्ट कर रहा है, लेके रख लिया उसने एक बॉक्स के अंदर। अब हमको देखना है कि तुमने तो 172 अकॉर्डिंग टू 40% यू हैव कलेक्टेड द टैक्स, बट रुको, एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ 44B व्हाट इज द टैक्स रेट, वो तो कैलकुलेट करने दो। तो तुमने 40% पे कलेक्ट कर लिया, एज पर 44B इतना ही टैक्स आता है, तो रुको ना, व्हाई आई विल पे एज पर 172, मैं क्या बोलूंगी, रिफंड दे। और कभी ऐसा हुआ मैम, अकॉर्डिंग टू 172 इट इज ओनली 1 लाख, बट एज पर नॉर्मल प्रोविजन इट इज कमिंग टू बी 3 लाख, तब तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें 172 में पे करना है या तुम्हें 44B में पे करना है। ये ट्रिकी है, आई एम नॉट सेइंग दैट सेक्शन इज नॉट ट्रिकी, बट आई डोंट थिंक तुमने कभी 172 के हिसाब से इसको साथ में पढ़ा होगा। हैव यू एवर रेड इट विद 172? रिकवरी मैकेनिज्म नहीं लगाया होगा, बिकॉज क्वेश्चन तो है क्वेश्चन बैंक में 172 के साथ। देयर इज अ क्वेश्चन वेयर यू विल फाइंड 172 along with 44B। अब स्टेप बाय स्टेप सुनते जाओ। पॉइंट नंबर 1, मैम 172 कब लगता है? एवरी टाइम 172 है, उसका काम सिर्फ इतना है। अब उसको इमेजिनेशन में लो, 172 इज अ पर्सन, 172 क्या है? एक पर्सन है। क्या किया मैम इस पर्सन ने? 172 पर्सन ने कुछ नहीं किया, आया, ये आया वो 172 वाला पर्सन, और तुमसे क्या लेके चला गया? 40% पे टैक्स लेके चला गया। सिर्फ इतना काम था उसका कि ये पर्सन आ गया एंड 172 नाम का पर्सन है, तुम्हारे घर आता है, घर आके बोलता है कि गिव मी 40% का टैक्स। तुम बोलोगे कौन से अमाउंट पे? शिपिंग डन इन इंडिया, इंडिया में जितनी चीज की शिपिंग हुई, अमाउंट मिला है, आई वांट 40% का टैक्स, लेके चला गया। अब तुम बैठे हो 40%, नॉर्मली देख लो कि कितना पे करना था एज पर 44B, तो अब तुम घर बैठ के कैलकुलेशन बिठा लो कि यार 44B के अकॉर्डिंग मुझे कितना पे करना चाहिए था, तुमने कैलकुलेट कर लिया कि उसने तो ले लिया मुझसे, जो लेना था लेके चला गया। 44B के अकॉर्डिंग आई एम कैलकुलेटिंग एंड यू फाइंड, अरे इसने लिया सपोज करो 3 लाख, एंड यू फाइंड अकॉर्डिंग टू 44B के प्रोविजन बिकॉज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस यू गेट सिर्फ 2 लाख टैक्स पे करना था। तो यू हैव ऑप्शन, तुम बोल सकते हो कि रिकवरी ज्यादा हो गई भाई, 44B के अकॉर्डिंग 2 लाख होना था, 1 लाख रिफंड कर दो। तो रिकवरी लेने वो फिक्स फेस पे आएगा। देन आफ्टर अप्लाइंग दिस 44B तुम बोल सकते हो कि तुमने ज्यादा ले लिया है, रिफंड कर दो। मैम उल्टा हो गया, या 3 लाख है या 4 लाख है, तो ऑब्वियसली 1 लाख का टैक्स पेबल करना पड़ेगा तुमको, तो पे करना पड़ेगा। मैम कभी ऐसा हो, कैसा कि यू आर सेइंग ना 172 आएगा एंड इट विल टेक द अमाउंट फॉर द शिपिंग इन इंडिया, इंडिया में जो शिपिंग की सिर्फ उतने पे ही लेके जाता है, वो तो लेके जाएगा 172, बट बाकी का अंडर 44B पे करोगे ना, बाकी का क्या करोगे 44B में, दैट इज आउटसाइड इंडिया जो शिपिंग हुआ है। लेकिन मैम हमको तो पूरा की पूरा 44B में ही पे करना है, हमको क्या करना है, पूरा की पूरा किस में पे करना है, 44B में पे करना है। तो अगर तुम्हें पूरा की पूरा क्या करना है, 44B में पे करना है, तो फिर यहाँ पे पूरा 44B कैलकुलेट करो और 172 का फिर से देखो कहीं वो ज्यादा लेके तो नहीं चला गया। अंडरस्टूड? तो इन शॉर्ट बोलूं, एक बार में आके 172 हैज टेकन द रिकवरी, नाउ यू आर थिंकिंग 44B के अकॉर्डिंग कितना देना था, कंपेयर कर लो। मैम 172 ओनली इंडिया वाले पे लेता है, व्हाट एवर शिपिंग डन इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया तो वैसे भी 44B पे, इफ यू हैव टेकन ऑप्शन ऑफ 44B, बाकी का उसी पे करो। नहीं नहीं, हमको तो सारा ही उस पे करना है, तो एक बार सारे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके चेक कर लो एंड चेक योर रिफंड और पे। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो 172 का काम कुछ नहीं है, आएगा पैसा लेके जाएगा, आगे तुम देखते रहो कि रिफंड लेना है कि पेबल करना है। ठीक है? सो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो नो डाउट इट विल बी फ्रॉम 8 to 10 मार्क्स, बिकॉज वेयर यू आर लैकिंग, अगेन फोकस ऑन कीवर्ड, कि कौन सा रिकवरी मैकेनिज्म कहाँ है। तुम्हारा एक वर्ड का फोकस जो तुमने नहीं किया, उसने पूरे क्वेश्चन को गलत कर दिया, एंड यू कैन नॉट इवन क्लेम 8 में से कुछ दोगे क्या, कैसे दोगे? आंसर ही टोटली रॉन्ग है। डन? ठीक है?
सो दिस बोर्ड नोट आई विल बी शेयरिंग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी, सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी। फाइनली 44B अब खत्म होता है। दिस इज द एंड ऑफ 44B रिकवरी मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। अब नॉर्मल से सेक्शंस हैं दैट वी कैन जस्ट रीड एंड हाईलाइट, इसमें कुछ डिटेलिंग नहीं है। एंड इनफैक्ट सिर्फ एयरक्राफ्ट वाला एक क्वेश्चन है दैट यू विल फाइंड इन द क्वेश्चन बैंक, वेदर आरटीपी एमटीपी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हाँ अब बोलो अक्षया। मैम सेक्शन 172 के पॉइंटर्स मतलब बुक में कहा है सेक्शन 172 रीड करने के लिए? बुक में लेट मी चेक कहाँ दिए, वो मुझे भी नहीं पता, कॉम्पैक्ट में मुझे मिले नहीं, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये साथ में लिखना है, बट यू हैव दैट इन माय चार्ट। मेरे चार्ट में 172 का सब कुछ लिखा है, ठीक है। मैम 44B में दो कैलकुलेशन किए हमने, एक तो आउटसाइड इंडिया जो भी हुआ है वो, और बाकी पूरा, तो कौन सा कंसिडर करना है? मैंने मिस कर लिया। यू डोंट हैव टू कंसिडर, देखो तुम अगर पूरा की पूरा 44B में कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन में क्या किया मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्राइड कि 172 की रिकवरी के अकॉर्डिंग क्या होगा। 172 ने जो क्या किया है रिकवरी होगा, तो उसके रीजन से मैंने कितना टैक्स पे कर दिया, उसके रीजन से आई हैव पेड 3,43,000, ठीक है। बट फिर तुम बोलो नहीं नहीं, इफ आई गो टू एंटायर नॉर्मल प्रोविजन तब मुझे तो सिर्फ इतना ही टैक्स पे करना पड़ता, तो दैट ऑप्शन 1 इज विद 172। ऑप्शन 2 इज नॉर्मली कितना टैक्स निकलता मेरा, कि अगर तुम रिकवरी करने नहीं आते तो मेरा इतना नॉर्मल टैक्स था, अब तुम तो इतनी रिकवरी करके लेके चले गए, रिफंड मी बैक। इट इज दैट सेक्शन। 172 तो तुमसे पैसा ले जाएगा, इट विल टेक द टैक्सेस। उसके बाद तुम बस बैठ के ये सोच रहे हो कि वापस लेना है कि उसको और देना है, अंडरस्टूड, ठीक है। डोंट ऐसा मत सोचो कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि भले ही क्वेश्चन वो लाइन क्या लिख रहा है, वेदर एनआर शुड चूज द नॉर्मल प्रोविजन, वो चूज वैसा नहीं है। उसका कहने का मतलब है 172 के अकॉर्डिंग हो गया कि तुम्हें रिफंड 44 के बी के अकॉर्डिंग कुछ रिफंड चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर रिफंड नहीं चाहिए तो ठीक है, 172 ने जो लिया ठीक है, सब सही है, अंडरस्टूड। इसका आई विल सेंड यू अ पीडीएफ आल्सो, पूरा एक बार डिटेल में पढ़ लेना, जितना डिटेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट वाज इंपॉर्टेंट आई हैव गिवन यू, बट इफ यू वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस 172, तो 172 2 to 3 पेजेस का, इतना छोटा सेक्शन नहीं है, ठीक है। बट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वाज पॉसिबल that I have given, because you will find one single question in the question bank that is with 172 only, ठीक है। चलो, so come on page number 155 again, वही presumptive taxation की chart was given, उसी के ऊपर आना। मैम what is this 44BBA? बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट, बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट, BBA बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो मैम इसमें क्या है, दिस इज अगेन फॉर नॉन रेसिडेंट, ये भी नॉन रेसिडेंट के लिए है, बट हियर इट इज इंस्टेड ऑफ 7.5%, ये कितना है 5%। एंड कैन यू सी एक कॉमन ब्लॉक के अंदर ही दिया है, ऊपर 7.5% है, इधर 5% है, एंड अ कॉमन ब्लॉक हैज बीन गिवन, मतलब सेम अमाउंट पेड पेबल फॉर शिपिंग इन इंडिया, या फिर amount received or deemed to be received in India, same page पे you have to calculate what specified sum। क्या ये समझ में आ रहा है? 44B and BBA में नीचे लिखा है, check the book सुष्मित, आ रहा है? Then मैम ये क्या है 44BB? 44BB is business of providing service facility in connection with or supplying plant and machinery and hiring, इन सबको जो जो लिखा है ना सिर्फ इतना हाईलाइट करो, extraction or production of mineral oil, business related to highlight extraction production of mineral oil। अब even you supply plant and machinery also तो भी चलेगा, तो अब highlight plant and machinery supply plant machinery। तो ये बिजनेस में चाहे तुम प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई करो या फिर कुछ भी सर्विस यू आर गिविंग फॉर दिस बिजनेस,
तो ये अगर तुम्हारा बिजनेस है तो अगेन अ नॉन रेसिडेंट 10% इज द स्पेसिफाइड सम. You have to learn this sum. Aircraft पे we have one question, boat पे we have one question, but 44BB पे कोई question नहीं है, तो learning of the provision needed बस कि learn the provision. मैम what is triple B? Triple B is बहुत बड़ा business, बहुत बड़ा business, BBB बहुत बड़ा business. और मैम बड़े business कंपनी ही करते हैं. बड़े बड़े जो business है it is done by only company. तो चेक करो क्या लिखा है. एलिजिबल एसएससीज फॉरेन कंपनी होती. कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ये लोग. क्या ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, ट्रंकी मतलब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो ट्रंकी प्रोजेक्ट इज नॉट पॉसिबल बाय इंडिविजुअल एलएलपी पार्टनरशिप फर्म, इट इज डन बाय कंपनी ओनली. तो मैम यहाँ पे कितना है? अगेन 10%. मैम याद नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा? 10% दो ही जगह है. कैसे? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 10% पे, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा बीबी वो भी 10%. मतलब जहां डबल बी है ट्रिपल बी है इट इज ओनली 10%. मैम एयरक्राफ्ट तो याद ही हो जाएगा 5%, और अभी इतना फोकस किया ऑन द शिपिंग बिजनेस दैट इज 7.5%. तो मैम डबल बी पे कितना है? फॉरगॉट. डबल बी दैट इज कितना है परसेंटेज? 10%. बहुत बड़ा बिजनेस ट्रिपल बी. 10%. एयरक्राफ्ट 5%. बचा क्या? शिपिंग दैट इज shipping 7.5%. when it is बहुत बड़ा business, who is the eligible SSC? foreign Foreign company. Because they are engaged in construction trunky projects, बहुत बड़े बड़े projects हैं. Then when I come to double B में कौन सा business है? Whether you give plant and machinery for mineral oil extraction, उसके लिए. मैम what is BBA? बड़ा बड़ा aircraft है ना. And double that B is your boat. B for boat, shipping business. Shipping. B for boat, shipping business. बड़ा बड़ा aircraft, फिर बहुत बड़ा business. And double B is for plant and machinery supply in relation to या कोई भी service facility you are giving in relation to production extraction of mineral. Understood? तो मैम इसमें learning किसकी करनी है? ट्रिपल बी एंड डबल बी. That you have to learn. वो सिर्फ learn करोगे. But what you have to focus for the purpose of question B and BBA. ठीक है? तो B and BBA have question and double B and triple B learning. Can I declare less than 7.5%? Can I declare less than 5%? तो इधर क्या लिखा है? Not allowed. This option is not available to B मतलब शिपिंग वाला और एयरक्राफ्ट वाला बिजनेस. लोअर नहीं अलाउ होगा, बट मैं वो बड़े बड़े बिजनेस वालों को और डबल बी वालों को क्या लिखा है? लोअर प्रॉफिट may be claimed provided assessee to maintain 44AA and audit 44AB. एक सेकेंड मैम, इसका मतलब अभी हमको बताओ कि वो जो books of accounts maintenance था, was it a section for resident only? Na, that was a section for non-resident also. Whether it is resident, whether it is non-resident, 44AA and 44AB is applicable to both. तो कहाँ पे जाके ये चीज अब mention करोगे? Mention in 44AA and AB कि this section apply to resident as well as non-resident दोनों. क्योंकि कई बार इतनी छोटी सी चीज में भी वी गेट कंफ्यूज कि ये नॉन रेसिडेंट को एप्लीकेबल होगा भी या नहीं होगा. जाओ पेज नंबर यू नीड. $150 or $151? 150, 151 लिख लो जाके. Now last is 44C. One question related to this and adjustment भी एक ही इससे related. Ma'am, what is this? Taxation of branch of foreign company. अब ये क्या बोलता है 44C? 44C बोलता है taxation of branches of foreign company for the head office expense. लिखा क्या है? Income of branch of foreign company computed as per 28 to 44D. What do you mean by that? Normal provisions of the income tax
we will apply the normal provisions of the income tax and we will calculate the income of branch of a foreign company. ठीक है. The HO expense shall be allowed as follow. मैम रुको, कल ही हमने पता है क्या किया था, ICDS किया था in IDT. Why I am linking that that input service distributor ISD, input service distributor मैम पे करता है, amount is paid by input service distributor, but utilization of the service is done by branch. IDT में याद आता है ना, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो you should also understand कि input service distributor is something, payment तो HO कर रहा है, head office, but service is utilized by the branches. अब एक चीज बताओ, my payment is done by head office, but actually इस payment, ये जो payment of expense है, it is with respect to branch. तो ये branch के लिए expense कर रहा है, लेकिन expense करने वाला head office है. Who is the one who will claim the deduction under 28 to 44 AD के बीच के जो deduction है, कौन claim करेगा? Head office और branch. वही दिक्कत होगी ना, payment कोई और कर रहा है, but payment is done for you. Payment is done for branch, but payment is done by head office. Same concept वहाँ पे किसके respect में दिया है? Input service distributor. तो वही बोलते हैं कि एक काम करो, income of the branch, हम ब्रांच की इनकम 28 से 44 डी में कैलकुलेट करेंगे. Therefore, this line is given कि we will apply 28 to 44 D on branch. पर अलाउ कितना करेंगे? Because expense is done by HO, तो उसका बार कितना दिया है? Adjusted total income का 5%. मैम, what is adjusted total income? 5% of adjusted total income or amount of expense in the nature of head office, whichever is lower. मतलब actual amount ले लो, सीधी बात. Whatever actual expense you have done, or 5% of the adjusted total income. मैम, ये adjusted total income somewhere we have calculated in some other chapter 2. क्या था बोलो? मैम मैथ सॉरी Math. AMT. Alternate minimum tax. Alternate minimum tax में भी you calculate adjusted total income. मैम, is this adjusted total income same? मतलब जो हम यहाँ calculate कर रहे हैं और AMT में no, नीचे दिया है. क्या है मैम adjusted total income? Total income before brought forward depreciation, total income before brought forward losses, total income before deduction under chapter 6A. कोई deduction नहीं देना chapter 6A का, कोई deduction नहीं देना brought forward depreciation का, no deduction of brought forward family planning expense and no deduction of brought forward losses. मैम रुको, are you saying कि depreciation ही नहीं देना? I am not saying कि don't charge depreciation. I am saying brought forward depreciation you should not take. So your total income before brought forward, before brought forward, before brought forward, 3 before brought forward, depreciation, family planning expense, brought forward loss. इन 3 brought forward के पहले की तुम्हारी income as well as any deduction under chapter 6A. क्योंकि यहाँ पे we cannot write gross total income और total income because gross total से total आने में brought forward भी सब minus होता है. So specifically adjusted total income before 3 brought forward and 1 is your deduction under chapter 6A. ये हो गया. ये मैम सपोज करो losses हुए तो तब क्या करेंगे? यहाँ तो आपने लिखा है brought forward income, losses है तो you will take losses also. Loss है तो loss ले लेना. Then last 3 years average, इनका last 3 years का average करना है. So you have to take adjusted total income of 3 years. Last 3 years का average adjusted total income का 5% will give you the bar for head office का expense that you can claim. मैम मेरी तो कंपनी 2 years के लिए, 2 years का average ले लो. मैम कंपनी 1 year के लिए, previous year का direct income consider करो. You should write it here. If business exists for 2 years, equal to 2 year average. If 2 year equals to 2 year average. If 1 year, previous year. Take previous year income. Done? चलो. Now it is 44D. Royalty, technical fees. मैम कहीं तो पढ़ा है ये royalty, technical fees कहीं तो पढ़ा है. ना टैक्सेशन में
in our taxation. Our Section number 9. Number 9. Section number 9 is with respect to NR taxation. Those who have not done this already उधर भी ये है, ठीक है, तो it is something already covered over there. मैम ये क्या है? रॉयल्टी, टेक्निकल फीस ऑफ नॉन रेसिडेंट. तो मैट में भी वी हैव डन दिस पॉइंटर. ऐसा नहीं है कि तुमने इसको मैट में भी नहीं किया. रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए ये क्या बोलते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इज एप्लीकेबल. अभी मैं इसको थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज आई हैव टू गो टू कैपिटल गेन फॉर दिस. इसके लिए मैं कहाँ पे जाऊंगी? देयर कैपिटल गेन में यू विल फाइंड रॉयल्टी रिलेटेड पॉइंट. तब हम एक साथ सारी रॉयल्टी को देखेंगे, कहाँ पे एनआर टैक्सेशन में, कहाँ पे पीजीबीपी में. तो छोटा सा एक स्टिकी नोट लगाओ एंड राइट इट टू बी कवर्ड इन कैपिटल गेन. And this 44A will be homework for you. Just read it once and that is it. जो भी होमवर्क देती हूँ समझ जाना कि just read it once. Now come to the indexation directly. इंडेक्सेशन में हाईलाइट द जिस सेक्शन को लर्न ही रखना है दैट यू विल हाईलाइट, एंड जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर पा रही हूँ. और ये छोटा सा गैप यू विल फाइंड ना, थोड़ा सा गैप दिख रहा है कहीं कुछ इंडेक्सेशन में, यू विल फाइंड इतना सा गैप है. तो वहां पे अगर मैं कुछ लिखवाऊंगी तो ये समझ जाना कि सपोज मैंने 28 हाईलाइट क्यों करा है. Section 28 is not important, but as per section 28, this income will be taxable under the head PGBP. That means you are telling कि ये charging section के according I am taking it under the head PGBP, वो impression देता है. ठीक है, तो अंदर कुछ learn नहीं करना, just section number you should know कि इसके according charging section के according PGBP में income is getting taxable. चलो, take the highlighter, highlight 28. और वो छोटा सा बॉक्स जो दिख रहा है वहां पे क्या लिखोगे? फॉर रेफरेंसेस ऑफ इनकम, फॉर रेफरेंस. डन. देन सेक्शन 32, सेक्शन 50, प्रॉपर लर्निंग, स्टार 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 साइड में कर दो उधर. 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग दे दो 32 एज वेल एज 50 को. Then come to additional depreciation. Don't learn section. You don't need to learn section, but you need to learn provision properly. So learn provision. Learn provision. Then when it with respect to 41(1), right? Explanation, यहाँ पे explanation लिखना होता है. 43 subsection 1 का explanation ये बताता है कि, so that explanation part is important. और explanation part में भी क्या important है? Scientific research. Explanation part में भी ना scientific research वाला first one and last 3580 दो हैं. First is related to scientific and last वाला था 13 point that was related to 3580. Because questions are asked only on these 2 pointers. Then learn 33AB, proper learning of 33AB with section with provisions. 33AB. And also यहाँ पे भी referencing किसकी है? That table, rule 8. Remember? मैम हमको तो याद नहीं है, आप याद दिला के लिखवा दो. मैम याद है 60-40% था एग्रीकल्चर Very इनकम. good. Tea rubber coffee. Very good. 40%. याद है उधर पेज नंबर आई गेस 416 का 416. पेज लिखा था हमने. यस मैम, पहले लगेगा रूल और फिर सेक्शन लगेगा. वेरी गुड, वेरी.
एक्चुअल अमाउंट और अब इसमें 33 ABA का डोंट लर्न द सेक्शन, मतलब सेक्शन नंबर वगैरह नहीं, बट यू शुड नो द डिफरेंस। डिफरेंस पता होना चाहिए टी कॉफी रबर एंड पेट्रोलियम का, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। मैम 35 AD सेक्शन लर्न कर लो बस कि 35 AD है, बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च में एवरीथिंग इज 100% का डिडक्शन। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, मैम कहाँ कहाँ लिंक होता है ये, रिमेम्बर 115 BAA BAB हर जगह लिखा हुआ है। तो ऐसे सेक्शन जो हर जगह आते हैं उनके नेमिंग इज इम्पोर्टेंट, उनके सेक्शन नंबर इम्पोर्टेंट होते हैं। देन कम टू preliminary expense, provision learning is important. Preliminary expense, learn provision. (37) then highlight 37 section याद करना है। Then payment to relative, section plus provision दोनों याद होने चाहिए। Your 10,000 वाला also section learning is important. And 43B, ये तीन sections are important. Then come directly to deemed PGBP. What is deemed to be the PGBP? याद रखना, जहां जहां expenses तुम्हें as a benefit देगा, liability का reduction तुम्हें benefit देगा, that is deemed. हर जगह वही deemed word use होता है, remember बताया था। तो 41 deemed PGBP. Then 44AB. Now, whenever I will quote 44AB ki as per 44AB audit is needed, should I write 44AA also? देखो हर जगह लिखा हुआ है। Everywhere in the book you will find ki as per 44AA you have to maintain the books of account and get it audited under section 44AB. So whenever you will quote 44AB, you will quote 44AA too. This is a kind of presentation tip. And मैम 44B and BBA, non-resident के केस में 44B और BBA, that I have to learn properly with provision, with question, with section. तो total कितने section है मैम जो learn करना है? किस 10? Overall 10 या 12 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो this is something PGBP का crux इसके अंदर है। उसके बाद सिर्फ प्रोविजन समझ भी आते हैं, लैंग्वेज ठीक ठाक लिख ले तो चलेगा, बट ये जो सेक्शंस वी हैव हाइलाइटेड, लैंग्वेज शुड आल्सो बी प्रॉपर, लर्निंग शुड बी प्रॉपर, कमांड शुड बी प्रॉपर, बाकी के सेक्शन यू शुड अंडरस्टैंड ओनली द मीनिंग, मतलब तुम्हारी क्या मेहनत कम हो रही है, हर चीज लर्न नहीं करना। अब एक चीज नोटिस करना, पीजीबीपी के आई होप 2 बार क्वेश्चन हो गए, एक और बार बोला था ना होमवर्क में, फिर से बिना देखे करो, करा या नहीं ईमानदारी, नोटिस किया यही सारे सेक्शन थे उसके अंदर, मोस्ट प्रोबेबली ओनली दिस सेक्शंस यू वुड फाइंड, यही सेक्शंस पे तो क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड हैव द कमांड ऑफ राइटिंग ऑफ दिस सेक्शंस। अब ये चीज तुम्हारे को कौन हेल्प करेगा? एडजस्टमेंट शीट। एडजस्टमेंट शीट बनती है ना, टुडे ओनली आई एम जस्ट नाउ शेयरिंग द एडजस्टमेंट शीट का फॉर्मेट, दैट फॉर्मेट you have to maintain for PGBP every topic except assessment procedure and TDS TCS, उसको छोड़ के सब में ये बनाना। क्या हो गया चिराग? All is well? सब कुछ कुशल मंगल लग रहा है, चेहरे से ज्यादा ही कुशल लग रहा है। चलो अंडरस्टूड। तो देखो what I have tried to explain you कि everything is not for focus, इनको लर्न कर लो, इसको प्रॉपरली कर लो, एंड नोटिस करो, ये चीज नोटिस करो कि क्या क्वेश्चन इन्हीं प्रोविजंस पे रिपीटेड है, तो यू विल एनालाइज कि ओके ये मेरे चैप्टर में ए कैटेगरी के सेक्शंस है, बाकी के बचे हुए बी और सी कैटेगरी होते हैं। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट टाइम से वी विल डू लाइक दिस, ए बी सी कैटेगरी फॉर अ सेक्शन ऑल्सो, तो ए कैटेगरी का प्रोविजन भी लर्न करना है, क्वेश्चन भी करना है, एंड एकदम बोलते ना बिल्कुल तोड़ लो फोड़ लो उसको। बी कैटेगरी ओनली प्रोविजन नॉट सेक्शन नंबर, और सी कैटेगरी में सिर्फ समझ भी आ गया तो लिख के आ जाएंगे बस, ठीक है? चलो ओके, तो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टीडीएस TCS, 3 days we will take for TDS and 1 day we will take for TCS, और एक दिन सिर्फ एक दिन उसके क्वेश्चन में देना,
क्यों? आई गेस गया।